हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंक एंड कंपेयर का थर्ड एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंग अपने अंदर ही कोई प्लानिंग और कटिंग कर रहा था रांची के अगेंस्ट। देखकर ऐसे लग रहा था कि शायद विंग और रांची को यूज करना चाहता था, उसके पावर को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आखिर ये सब प्लानिंग विंग का खुद का था या फिर इस प्लान के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड था? चलिए आज की बात में जानते हैं। आज विंग आपको छोटे से टैटू पलंग में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक पेंसिल थी जिसे वो एक स्केचबुक पर कुछ बना रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। पार्लर की दरवाजे पर लगा हुआ टैटू डिजाइन्स, इनकी खुशबू और नीडल्स की हल्की सी आवाज, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन आज आज ये सब उसके दिल को छू नहीं पा रहा था। उसका दिमाग वांग जी के बारे में सोच रहा था। 3 दिन पहले वांग जी ने उसे कहा था, मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, वह कुछ दिन लगेगा। उस वक्त वेंग ने वांग जी का मजाक उड़ाया था और कहा था, क्या रंजन, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? कोई और तो नहीं मिल गया है ना? वांग जी ने बस उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में वही शांति और चुप्पी थी, और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया था। लेकिन अब 3 दिन बीत चुके थे और वांग जी की एक पल तब न आई थी। वांग का दिल बार बार उसकी वजह से उसको ढूंढ रहा था। वो इतना बिजी था कि उसे वांग जी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी वो काम के बीच में टाइम निकाल कर वांग जी के बारे में ठीक ही सोच लेता था। वो अपना मन में सोचता है, वो इतने बिजी है कि मुझे याद भी नहीं कर सकता, उसने अपने आप से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वांग जी के बिना ये पार्लर, ये शहर, ये रात, ये सब कुछ सूना सा लग रहा था। उसने अपनी पेंसिल नीचे रखी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। शहर की रोशनियां अब भी जगमगा रही थी, लेकिन उसके दिन में एक अंधेरा सा छाया हुआ था। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने धीरे से कहा और अपने चेस्ट में अपने हाथ को रब करने लगा। मैं तो बस उसकी ताकत के पीछे था। तो ये बेचैनी की तभी उसके असिस्टेंट सियार चंद अंदर आया और कहा, बस आज थोड़ा जल्दी बंद कर दे, रात काफी हो गए हैं। वरुण ने सिर्फ एक हल्का सा हिंट कहा, और लेकिन उसका ध्यान अभी भी वांग जी पर ही था। अचानक पार्लर के दरवाजे पर एक जोर से धमाका हुआ। वैंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने पार्लर देखा। उसने जब पलट कर देखा तक दरवाजा टूट चुका था और 3 मास्क पहने हुए लोग अंदर घुस गए थे। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक था। सब हाथ ऊपर, एक ने चिल्लाकर कहा। सैओ चैन घबरा गया और विंग के पीछे छुपने की कोशिश किया। विंग का दिमाग तेजी से चलने लगा। ये लोग कौन है और ये यहाँ क्यों आए हैं? उसने अपने हाथों को धीरे से ऊपर किया, लेकिन उसकी आंखें हर एक हरकत पर नजर रख रहे थे। बॉस, ये क्या हो रहा है? सैओ चैन ने कंपते हुए आवाज से विंग से पूछा। विंग ने कहा, चुप रहो। अपने आवाज को शांत रखते हुए विंग ने उसे कहा। उसने एक पल के लिए सोचा कि ये रांची के ईशान से जुड़ा हुआ है। क्या वह उसके जाने का मतलब ये था कि वेन खतरे में है? तभी एक अटाका में पेन की तरफ कन थाने, तुम फिर सियान है ना? तुम्हारा हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। वंचित वेन का दिल एक बार के लिए फिर से जोर जोर से धड़क रहा था। वो पुसियान, उसने अपनी पुराने नाम को सुनते ही अपने आंखों को छोटी कर लिया। ये नाम उसने कभी भी यूज नहीं किया। ये नाम तो उसने बचपन में ही छोड़ दिया था। एक बीता हुआ कल, एक जिंदगी जो उसने पीछे छोड़ती हुई थी। लेकिन अब ये लोग उसे कैसे जानते हैं? उसने अपने मुस्कुराहट बनाने रखी और बोला, भाई, शायद तुम लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। तुम लोग गलत जगह आ गए हैं। मैं बस एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। लेकिन उसके शब्द खत्म होने से पहले ही एक धमाकेदार गोली की आवाज वहां पर गूंज उठा। वह ने तेजी से शाहजहां को देखा, जो कि उसके पास खड़ा होकर कांप रहा था। वह जोर से शाहजहां को धक्का दिया और दोनों नीचे गिर गए। गोलू पार्लर की दीवार पर जाके लग गया। विंग का दिमाग अब सरफाग और मौत पे था। उसने एक पल के लिए सोचा, वांग जी यहाँ होता तो क्या करता? सियाओ चैंग पीछे के दरवाजे से भाग। विंग ने चिल्ला कर कहा,
सावचन ने एक घबराते हुए सिर हिलाया और उस पीछे की दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। वेन ने एक टाटू गन उठाई। ये कोई असली हथियार नहीं था, लेकिन शायद ये डिस्ट्रक्शन के लिए काफी था और काम आ सकता था। एक अटैकर ने उसकी तरफ तेजी से कदम बढ़ाया, लेकिन वेन ने टाटू गन से इंक की धार से उसके चेहरे पर छोड़ दिया। वो एक पल के लिए पीछे हट गया और ने मौका देखकर टेबल के पीछे जाकर छुपते हुए पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाया। बाहर निकलते ही उसने शेरचैन को अपने साथ खींच लिया और दोनों एक छोटी सी एली में छुप गए। विंग की सांसें अभी भी तेजी से चल रही थी, लेकिन उसको दिल अब भी वांची के बारे में सोच रहा था। लंचा, तुम कहाँ है? बनी के शांत गलू में छुपते हुए विंग ने अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन अब उसने फ्रांसी का नंबर डायल किया। एक रिंग, दो रिंग, कोई जवाब नहीं। उसने फोन को नीचे रखा और अपने सिर को हाथ से दबाया। ये सब क्यों हो रहा है और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो लंचन कि तुम कहाँ हो? शेरचैन ने कांपते हुए कहा। बॉस, वो लोग कौन है? और वो मैं वो हुसैन। उमिन ने एक गहरी सी सांस ली और बोला, कुछ पुराना दुश्मन साथ। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल एक सवाल से भर गया था कि ये सब वांची के निशान से जुड़ा हुआ था, कि वांची उसे कुछ छुपा रहा था, ताकि उसका फोन की स्क्रीन की एक मैसेज आया था। राम वांची का, मैं आ रहा हूँ। विंग का दिल एक पल के लिए रुक गया था, फिर एक अजीब सी राहत से उसे महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद करी और धीरे से बोला, तुम जल्द से आ जाओ लंचन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। विंग उस रात छुपते छुपाते शाओचैन को उसी घर पे भेज दिया था और ये खुद भी अपने अपार्टमेंट में आ गया था। विंग की आंखें खिड़की के बाहर अंधेरे को घूर रहा था। कुछ गाड़ी सुनसान सड़क पर चुपके से चुपचाप चल रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसके बीते हुए कल में खो गया था। वांची का यहाँ वांची का ये कहने, तुम मेरे कल नहीं, मेरे सच हो। विंग उसका दिल में एक तूफान की तरह पूरा तूफान ला चुका था। उसने अपने चैन को अपने हाथों में लिया, उसे कसकर पकड़ा, जैसे कि वो उसका आखिरी सहारा हो, और फिर एक गहरी सी सांस लेकर वांची की तरफ बढ़ा। विंग के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रहा था। 4 दिन बीत चुका था, लेकिन गोइंची अभी तक नहीं आया था, और ना ही उसका कोई अता पता था। उसका मैसेज, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद और कोई कॉल नहीं और ना कोई खबर। रिंग ने अपने पायलट को बंद किया, अपने बैग कंधे पर डाला और अपने अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ा, रात के अंधेरे शहर पर। लेकिन उसका दिल आज कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कि वह एक सुनसान गली से गुजर रहा था। उसे अचानक से अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, को नहीं था, लेकिन उसका दिल बोल रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला था। उसने अपनी रफ्तार बदल दी और तेजी से चलने लगा, लेकिन तब भी उसे महसूस हुआ कि वह उसके पीछे पीछा कर रहा है। उसने अपनी आंखें छोटी की और चैन को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। यह उसका आखिरी हथियार नहीं था, लेकिन यह उसे एक अजीब सी ताकत देता था। अचानक एक मास्क पहना हुआ शख्स उसके सामने आ गया। ये वही अदावर था जो पार्लर पर हमला कर चुका था। उसके हाथ में एक छुरी था और उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक। वो हुसैन, उसने धीरे से कहा, और अब तुम नहीं बचोगे। वेन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब भी दोनों के रास्ता बंद था। तुम लोग कौन हो और मुझे मुझसे क्या चाहते हो? उसने चिल्लाकर कहा, अपने आवाज में मजबूती लाने की कोशिश करते हुए। अदाका ने जवाब दिया। उस अदाका ने कुछ नहीं कहा, वह बस वेन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। वेन ने अपने हाथ आगे किया अपने आप को बचाने की कोशिश में, लेकिन उसका दिल जोर जोर से हाँ जा ही कह के चिल्ला रहा था। तभी एक जोर से बोली की आवाज गूंजी। वेन ने आंखें बंद कर लू, ये सोचकर कि शायद ये उसका अंत था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे अधाकर जमीन पर गिरा हुआ मिला। उसके पीछे एक गोली लगी थी। वेन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पलट कर देखा, एक लंबा शांत आदमी वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक गन थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडक था। नाम वांची, येन की आवाज कांप रही थी। वांची ने गन को नीचे किया और वेन की तरफ आया।
उसका चेहरे पर फली शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। एक माफिया लीडर की ताकत, एक आदमी जो जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा था। उसने वेंग के करीब आकर उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, तुम ठीक हो ना? वेंग का दिमाग अभी भी उस पल को समझ नहीं पा रहा था। तू तभी से मार किया? तुम 4 दिन से घूमा था ना जा, वो ये सब क्या है? उसके सब गुस्से, घबराहट और एक अजीब सी राहत से भरे हुए थे। वांग जी ने एक गहरी सी सांस लिया और बोला, मैं तुम्हें बताने वाला था बोल, लेकिन पहले यहाँ से चलना होगा। वहाँ ये जगह सुरक्षित नहीं है। वो मैं उसके आंखों में देखा। ये वांग जी वही वांग जी था, लेकिन एक अलग रूप में। एक माफिया लीडर जो शायद उसे बचा रहा था, या फिर शायद उसे कुछ छुपा रहा था। उसने अपना हाथ वांग जी के हाथों में छोड़ दिया और बोला, ठीक है, लेकिन मुझे जवाब चाहिए रजा। वांग जी ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा। वांग जी ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा, फिर उसे खींचते हुए गली के बाहर लेकर आया। एक काली गाड़ी वहां पर खड़ी थी और वांग जी ने दरवाजा खोलकर उनको अंदर बैठाया। गाड़ी तेजी से चल पड़ी थी और प्लेन का दिल अब भी उस पल को समझने में बिजी था। गाँव में शांति था। गाँव के अंदर एक अजीब सा शांति छाया हुआ था। वेन ने वांग जी की तरफ देखा, जो कि शांत चेहरे से कार चला रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से टिके हुए थे, लेकिन उसके आंखों में कुछ अलग सा दिख रहा था। उन्होंने अविन ने धीरे से कहा, तुम माफिया हो ना? वांग जी ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर बोला, हाँ। विन का दिल एक पल के लिए धड़क उठा। ये जवाब उसके लिए एक झटका जैसा था। उसे पहले ही पता था कि वांग जी एक माफिया है, लेकिन शायद वह इस बात को हल्के में ले रहा था। लेकिन अब उसे पूर्ण तरह से यकीन हो गया कि वांग जी एक माफिया है। तो ये मिशन, ये सब क्या था? और ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? वांग जी ने अपनी गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर खड़ा कर दिया और वह वेंग की तरफ पलटा। वेंग, तुम्हारा बीता हुआ कल मुझसे से जुड़ा है। वो गुसियान, ये नाम मेरे दुश्मन जानते हैं और ये तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। वेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम मेरे पास्ट के बारे में जानते हो? उसने अपने चैन को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वो उसका आखिरी सहारा हो। वांग जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, मैं सब जानता हूँ वेंग, और मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेंग की आंखों में एक अजीब सी चिंगारी झलकी। तुम मुझे बचाओगे, और तुम अपने खेल में एक मोहरा बनाओगे मुझे, रंजा। वेंग जी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, तुम मेरे खेल नहीं, मेरे सच हो। वेंग, उलिंग का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये सत, उसके प्लेन, उसके तट, उसके सारे झूठ को चीर रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद किया और बोला, मुझे रात से ही रंजन, ये सब कुछ, ये सब बहुत ज्यादा है। वंश ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट किया। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। ये कह के वांग जी अपने गाड़ी को चलाने लगा। गाड़ी फिर से सुनसान सड़कों पर चलने लगा था। वेन की आंखें खिड़की के बाहर अंधेरे को घूर रहे थे, लेकिन उसका दिमाग उसके बीते हुए कल में खो गया था। वांग जी का कहना कि तुम मेरे खेल नहीं, मेरे सच हो। वेन, उसका दिल में एक तूफान सा मचा रहा था। उसने अपने चैन को हाथ में कसकर पकड़ लिया, जैसे कि वो उसका आखिरी सहारा हो, और फिर एक गहरी सी सांस लेकर वांग जी की तरफ पलटा। लंचा, वेन की आवाज धीरे से कांप रही थी। तुम मेरे पास्ट के बारे में कितने जानते हो? राम जी ने एक कोने पर गाड़ी को रोक दिया और कहा। रूम की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही शांति थी, लेकिन अब चुप्पी हो चिंता थी। जितना मुझे पता था उतना मैंने कहा, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वी ने एक पल के लिए आंखें बंद किए, जैसे कि वो अपने तत्व को एक बार फिर से जीने की हिम्मत जुटा रहा था। फिर उसने अपने आंखों को खोला और बोला, ये सब, ये अटैक, ये खतरा, ये कोई और नहीं, मेरी स्टेप मदर का काम है। फ्रांसी का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसने विंग की तरफ और ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस उसे सुनने का इंतजार किया। विंग ने अपनी बातें जारी रखी।
उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो अपने इमोशंस को दबा रहा हो। जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ की मौत हो गई थी। वो कुछ सीरियस केसेस में जूझ रही थी और देखते ही देखते एक दिन उसने दम तोड़ दिया। मेरे पापा, जो कि मेरी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो मेरे मदर के जाने के बाद बिल्कुल टूट गए। उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। वो अपने आप को भी जीना भूल गए। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने सोचा कि मुझे एक माँ की ज़रूरत है शायद, इसीलिए उन्होंने पापा की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचा। पहले तो मेरे फादर ने बहुत मना किया, बहुत झगड़ा किया, बहुत रोया तड़पा, लेकिन मेरे बारे में सोचकर वो भी राजी हो गए। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं भी अपनी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था। जब मुझे पता चला कि मेरी ये एक मदर मारा जाएगा, तो मुझे लगा कि वो मेरे पुराने वाली मदर होगी, मेरी असली मदर। इसीलिए मैंने हाँ कर दिया और मेरे हाँ करने के बाद मेरे फादर ने वो भी ना नहीं कहता हो और मेरे लिए उस लड़की के साथ शादी कर लिया, जो कि मेरे स्टेप मदर बनी। मेरे पापा ने भी हाँ कर दिया ये सोचकर कि शायद मेरे लिए ये अच्छा होगा, लेकिन वो कभी भी उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मेरी फादर ने उसे कभी भी टच नहीं किया, कभी भी वाइफ बने कोई हक नहीं किया। तो लोगों ने तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी शुरू में, लेकिन जैसे जैसे उसने पापा की बिहेवियर देखा कि कैसे मेरे फादर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने दर्द में गुम हुए हैं, वह मेरे फादर को यूज़ करने की कोशिश तो करती थी, लेकिन मेरे फादर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे उसने सोचा कि यह सब कुछ मेरी गलती है, उसे सिर्फ मेरी बेबी सिटिंग करने के लिए लाया गया है, इसीलिए शायद उसके दिल में मेरे लिए नफरत भच गया। धीरे धीरे वो मुझे डांटने लगा और मुझे नफरत करना चालू कर दिया। वो मुझे छोटी छोटी बातों के लिए मुझ पर गुस्सा करती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, उसका बिहेवियर मेरी तरह से बदलने लगा। पहले तो मुझे लगा था कि ये नॉर्मल है और वो मेरी मदर की जगह ले रही है और मेरा टेक केयर कर रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होता गया, अडल्ट होता गया, वो मुझे कुछ अलग नज़र से देखने लगी। मुझे कभी कभी तो ये अजीब सा फील होता था, लेकिन मैं उस बात को इतना नहीं सोचती थी। वांगची की आंखों में एक अजीब सी चिंगारी चमकी हुई थी। उसने अपने आप को शांत रखा और वेन के बातों को सुनना जारी रखा। वेन ने फिर से कहा, जब मैं 15 साल का था तब एक दिन अचानक मेरे फादर और ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गए। मैं उस वक्त टूट चुका था। मेरी स्टेप मदर ने मुझे संभाला। वो हर बात मुझे चिपकी रहती थी। मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा ही गिल्टी फील कर रहा हूँ, ज़्यादा गिरने जा रहा है, इसीलिए वो मुझे संभाल रही है। इसीलिए मैं भी धीरे धीरे उनके साथ साथ कंफर्टेबल होने लगा था। मुझे लगा कि ये बस एक हादसा था, लेकिन एक बार एक रात मैंने उसे किसी के साथ घूमते बातें करते हुए सुना। उसने कहा कि उसने जानबूझकर उस कार की ब्रेक फेल करवा दिया था और फिर तीनों को बाहर भेज दिया था और फिर एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया और वो ट्रक भी उसने भिजवाया था और उस ट्रक के साथ उस हादसे में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे फादर की डेथ हो गई। विंग की आंखों में ऑफ खून की आंखें अब गीली हो चुका था। उसके आंखों से एक दो बूंद आंसू नीचे गिर गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश किया। उसने फिर से अपना बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, वो मेरी फैमिली को रास्ते से हटाना चाहती थी लंजा, क्योंकि जब तक वो जिंदा थे वो मुझे हाथ भी नहीं लगा पा रही थी। वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती थी। मुझे लगा था कि वो मेरी मदर है, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ऐसे नजरों से देखती थी। जब मुझे पता चला कि मेरे पापा ने साथ से कभी उसे टच नहीं किया, इसीलिए उसके दिल में मेरी स्टेप मदर को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तब तक उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, वो शायद में से 10 साल बड़ी होगी। धीरे धीरे उसे मर्द की टच की आदत होने लगा। उसे किसी मेल की टच की क्रेविंग हो रहा था। वो पापा के रहते हुए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के रहते हुए ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पाती थी, इसीलिए उसने ये सब प्लॉटिंग किया। और तब मुझे पता चला कि मेरे ऊपर उसके गंदे निगाहें हैं। वो मेरे फादर की जगह मुझे इस्तेमाल करना चाहता था अपने प्रेशर के लिए।
और वो एक मर्द के प्यार के लिए तड़प रही थी। जब जब मैं बड़ा हुआ और ब्यूटीफुल होने लगा, तब उसकी नज़र मुझ पे पड़ गई। वॉन्ग के हाथ उस स्टीयरिंग व्हील पर कस गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि वो अब तो गुस्से को दबा रहा हो। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। वी में एक कांपती हुई हंसी छोड़ी और कहा, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मेरे फादर की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उस मेरे फादर ने उसे वाइफ वाली हक कभी दिया नहीं था, इसलिए उसके नाम 50% प्रॉपर्टी कर दिया था और मेरे नाम 50%। लेकिन मेरे फादर के जाने के बाद उसने मुझसे धोखे से मुझे महंगा फुसलाकर उस एक पेपर और दस्तखत कर लिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर ले लिया था। मैं इस सब चीज़ों के लिए इतना नहीं सोचता था, इसलिए मैंने उस बात को कभी भी गौर ही नहीं किया था। उसने मुझे कहा था कि अब फैमिली में कोई नहीं बचा तो हम एक साथ रह सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मैं मैं उसके घर से भागना चाहता था। जब उसे यह भनक लग गई, तब उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उसने पहले तो मुझे कई दिन तक खाने के लिए नहीं दिया और फिर मैंने घर के एक बर्तन ने कहा कि वो मेरे साथ शादी के लिए प्लानिंग कर रही थी और उस दिन वो मेरे साथ शादी करना चाहती थी। मुझे मेरे दखल में कैसे भी करके उस दिन मेरे मनसान से भगा दिया और मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया। फिर एक पल के लिए योलान वंची के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस किया और फिर दोबारा कहने लगा, जब मैं वहाँ से भाग आया था तब तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा जान कि मैंने क्या क्या सहा था। मैं एक ऐसा बच्चा था जो जिसे बिना कुछ कहे सब कुछ मिल जाता था। मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन जब मैं घर से भाग आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे बतलर ने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमा दिया था, जिसे कि मैंने 1 दिन 2 दिन तक अपना गुजारा कर लिया था। लेकिन उसके बाद मुझे खाने के लिए रास्ते पर पड़ा हुआ स्ट्रीट ड्रग्स के खाना छीनना पड़ता था। कभी कभी तो उनके साथ खाने के लिए लड़ाई भी करना पड़ता था। एक दिन मेरी नज़र उस टैटू आर्टिस्ट पर गया। मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया और उससे टैटू सीखी। मैंने लगा था सर वह 1 साल 2 साल तक टैटू प्रैक्टिस किया। फिर मैं इसमें एक्सपर्ट बन गया। लेकिन मेरे पास वो उतना की अर्निंग नहीं था कि मैं अपना पार्लर खोल सकूं। मैंने कई साल तक रास्तों पर काम किया। तकरीबन मैंने 7-8 साल रास्तों पर काम किया और तब जाके एक एक पैसा जोड़ के मैंने अपना एक अपार्टमेंट लिया। फिर उसके बाद मैंने ये पार्लर खरीदा और 2 साल से मैं ये पार्लर चला रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं उस सब से बाहर आ चुका हूँ और मैं इसीलिए तुम्हारे करीब आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके उससे बदला ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बदला चाहिए था। मुझे उससे सब कुछ छीनना था जो कि मेरा था, मेरे पेरेंट्स का था, और उसने धोखे से हटवा लिया। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह मुझे कभी भी ढूंढ पाएगी, लेकिन साथ उसने मुझे ढूंढ लिया है और ये उसी के आदमी थे। वांग जी जो कि वेन की बातों को सुन रहा था, उसके आंखों में भी आंसू आ चुके थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना कुछ सहा है। अगर वांग जी को पता होता, अगर वांग जी विन से मिलने मिलता, तो वांग जी विन को एक प्रिंस की तरह लगता। उसे कभी भी इतना सपोर्ट करने के लिए वो नहीं देता। लेकिन जिसने भी विन के साथ ये सब किया, उसे इतना तड़पाया, वांग जी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वीर ने फिर से कहा, नहीं, वो हुसैन से विन बन गया। मैंने अपना नाम बदल दिया। मुझे लगता है उसने मुझे फिर से ढूंढ लिया। वंती ने एक पल के लिए चुप रहा, फिर वेन की तरफ देखा। फिर उसने अपना हाथ वेन के हाथों पर रखा और बोला, तुम अकेला नहीं हो वेन, मैं तुम्हें उससे बचाऊंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ने वांग जी की आंखों में देखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या ये सच था? क्या वांग जी उसके लिए इतना कुछ कर सकता था? उसने अपने हाथों को पीछे खींचने की कोशिश किया। मैं बोला, तुम माफिया हो अंजान, तुम मुझे बचाओगे या फिर तुम मुझे अपने खेल में इस्तेमाल करोगे? वांग जी ने एक गहरी सी सांस लिया और बोला, मैं माफिया हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कोई मोहना नहीं हो। तुम ये हो जिसे मैं खुद को भी बचा रहा हूँ। वो इनका दिल एक पल के लिए रुक गया। हाँ, ये सच था। शायद उसका दर्द का
वांग जी की बातें साथ उसके दिल को छू रहा था। उसने बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है लंचन, ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है। वांग जी ने उसके करीब आकर उसके चेहरे पर अपने हाथों को उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है वेन, बस मुझ पर भरोसा करो। वेन की आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। उसने वांग जी के हाथों को चेहरे छुआ और धीरे से बोला, ठीक है लंजा, लेकिन अगर तुम मुझे बचाओगे तो उसे पूरा खत्म करना। मैं उसका डर में नहीं जीना चाहता। वांग जी ने उसके आंखों में देखा और फिर वादा किया, यो तुम तक कभी नहीं पहुंचेगी, ये मेरा वादा रहा। तो चलिए आज की पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करना और कमेंट के करके बताना कि कैसा लगा। और हाँ, अगर वीडियो जो को भी चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट में। टाटा, हमारे पास डे सर।